अस्पताल की रातें अलग होती हैं। यहाँ हर मशीन, हर पर्दा, हर सन्नाटा अपनी कहानी कहता है। पर एक कमरा है जो कहानियों से भी पुराना है। कमरा 307। उस रात मैंने वहां जो देखा वह सिर्फ एक घटना नहीं, एक भूली हुई याद थी जो लौटने की कीमत पूछती है। आज मैं आपको उसी जगह की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे अस्पताल नहीं, मौत का इंतजार घर कहा जाता था। उस जगह का नाम कमरा 307। साल 2019। मध्य प्रदेश का एक छोटा सा शहर। शहर के बीचों बीच बना संदीप मेमोरियल अस्पताल पुराना, अंधेरा और हमेशा अजीब सी नम गंध से भरा हुआ। मैं अयान, 27 साल का मेडिकल इंटर्न। मेरी नाइट ड्यूटी लगी थी, पहली नाइट ड्यूटी। सीनियर डॉक्टरों ने मुझे चेतावनी दी थी, 307 में कोई भी अकेले मत जाना, पर कारण कभी कोई साफ नहीं बताता था। बस इतना कि रात के बाद उस कमरे के पास से गुजरना भी मत। मैंने उस बात को मजाक समझा, पर पता नहीं था कि वो मजाक नहीं, मेरी किस्मत थी। रात के करीब 1 बजे नर्स स्टेशन की बेल बजी। डॉक्टर, 307 में पेशेंट की हालत खराब है। 307। मेरा होश सूख गया, लेकिन पेशेंट अकेला था और मुझे जाना ही था। कमरा 307 का कॉरिडोर हमेशा अंधेरा रहता था, मानो जानबूझकर लाइट वहां कम रखी जाती हो। दरवाजे पर पहुंचा तो भीतर से किसी के रेंगने जैसी आवाज आ रही थी। मैंने दरवाजा खोला। अंदर एक अधेड़ उम्र का आदमी ऑक्सीजन मास्क में लेटा था, पर उसकी आंखें मेरी आंखों में ऐसे गड़ी थीं जैसे मुझे पहचानता हो। वो अचानक फुसफुसाया, डॉक्टर, मैंने गलती कर दी, वो वापस आई है। मैं चौंक गया। कौन वापस आई है? उसने हिलते हाथ से कोने की दीवार की तरफ इशारा किया। मैंने टॉर्च उठाई। दीवार पर गाढ़ी काली नमी की शक्ल एक औरत के चेहरे जैसी दिख रही थी, और मेरी टॉर्च पड़ते ही वो चेहरा हिल गया। मैं जम गया। अचानक पेशेंट की बॉडी ऐसे झटके खाने लगी जैसे कोई अंदर से उसे मोड़ रहा हो। मैं उसकी ओर भागा, पर उतने में ही उसकी आंखें पलट चुकी थीं। कुछ ही सेकंड में वो मर चुका था। 307 में एक और मौत। मृत्यु के बाद कमरे की फाइल चेक की। इस कमरे में 6 महीनों में 17 लोग मरे थे। सबकी मौत एक जैसी। रात 1 से 3 के बीच। मैंने नर्स पूजा से पूछा, ये कमरा बदनाम क्यों है? वो धीमे स्वर में बोली, डॉक्टर, इस कमरे में कभी एक औरत भर्ती थी, माया नाम की। किसी ने बताया कि उस पर काला जादू हुआ था। माया, बस्टमिन। कहानी उसके नाम पर आकर रुक गई। पूजा ने आगे कहा, रात के 2 बजे उसने अस्पताल में चीखना शुरू कर दिया था। वो कह रही थी कि उसका पति उसे बेचकर तांत्रिकों को दे देता था, और जिस रात वो मरने वाली थी उसने कहा था, बोनस गैनेजेस, मैं इस कमरे से किसी को जाने नहीं दूंगी। जो भी यहां सोएगा मेरा दर्द चुकाएगा। उसके बाद जो इस कमरे में आया मरता गया। पूजा की आवाज कांपने लगी। डॉक्टर, आपने उसकी परछाई देखी थी, है ना? मैंने अपना हाथ कांपता महसूस किया। हाँ, दीवार पर जो चेहरा था वो इंसानी नहीं था। रात के 2 बजे अचानक 307 का कॉल बेल अपने आप बजी। वहां कोई पेशेंट नहीं था। मैं धीरे से कमरे में दाखिल हुआ। कमरा खाली था, पर एक बात अजीब थी। बेड पर पड़े तकिए पर गर्म निशान थे, जैसे कोई अभी अभी वहां लेटा हो। अचानक कमरे का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। मैं घबरा गया। हेलो, कोई है बाहर? उत्तर बस कमरे की दीवार में से आती एक भारी सी सांसों की आवाज। वेररफूस, वेररफूस। उस नमी वाले धब्बे पर फिर से वो चेहरा उभर रहा था, लेकिन इस बार बहुत साफ। एक औरत का चेहरा, हद्द जल्ला, काला, मुंह थोड़ा खुला हुआ, और उसके होंठों पर अजीब मुस्कान। चेहरा दीवार से अलग होकर धीरे धीरे बेड के ऊपर तैरने लगा। वो मुझे घूर रही थी। फिर उसके मुंह से धीमी, बुझी हुई आवाज आई, डॉक्टर, तुम भी चले जाओ, वरना अगले नंबर पर तुम हो, नंबर 4। मैं भागा। दरवाजा अपने आप खुल गया। मैं बाहर निकलते ही गिर पड़ा। अगले दिन मैंने पुराने रिकॉर्ड खंगाले। माया नाम की औरत सच में 2016 में यहां भर्ती हुई थी।
काला जादू, घरेलू हिंसा, मानसिक यातना, सब फाइल में लिखा था। पर एक चीज छिपाई गई थी। उसकी मौत अस्पताल में नहीं हुई थी, वो गायब हो गई थी। फाइल का आखिरी नोट था, पेशेंट लास्ट नाइट डिसअपीयर्ड, पॉसिबली डेड। मतलब शव कभी मिला ही नहीं, इसलिए वो आज भी इसी अस्पताल में अटकी थी। और 307 उसका पिंजरा था। तीसरी रात मैं ड्यूटी पर नहीं था, पर 307 से मेरी पीछा छुड़ाने का सवाल खत्म हो चुका था, क्योंकि घर जाने पर भी नहाते वक्त आईना धुंधला हो जाता और उसमें पीछे किसी और की परछाई दिखती थी। मुझे पता था अगर सामना नहीं किया तो मैं खुद अगला शिकार बन जाऊंगा। मैं रात 2 बजे वापस अस्पताल गया, 307 की ओर बढ़ा। कमरे के अंदर अंधेरा फैल गया था, जैसे रोशनी निगल ली हो। मैंने कहा, माया, अगर तुम दर्द में हो, मैं मदद करने आया हूं। इस कमरे में किसी को मरना नहीं चाहिए। एक पल को सन्नाटा, फिर दीवारों में दरारें बनती दिखीं और वो चेहरा दोबारा उभरा, इस बार और भी भयावह। चेहरे पर गहरे काले निशान, आंखें गड्ढों में धांसी हुई, मुंह से रक्त की बूंदें टपकती हुई। उसने चीख कर कहा, मैं ना ही मरी हूं, मुझे जिंदा छोड़ा गया था, और जब तक कोई मेरा दर्द महसूस न करे, मैं मुक्त नहीं हो सकती। उसके शब्दों के साथ ही पूरा कमरा हिलने लगा। मैं दबकर गिर गया और तभी मेरे सामने उसके पति का फोटो गिरा पड़ा। मुझे समझ आया, उसकी रूह बदला चाहती है, किसी मासूम से नहीं, उस आदमी से जिसने उसे बेचा था। मैंने फोटो उठाकर कहा, जिससे तुम्हें दर्द मिला, मैं उसी का नाम इस कमरे से हटा दूंगा। कमरा शांत हो गया। चेहरा धीरे धीरे पीछे हटने लगा, जैसे समय उल्टा चल रहा हो। अगले दिन मैंने अस्पताल प्रशासन को रिपोर्ट दी। उस आदमी माया के पति ने सच में उसे तांत्रिकों को बेच दिया था। अब वो जेल में था, लेकिन अपराध दफन था। अस्पताल ने वह केस खोलकर न्यायिक कार्रवाई फिर से शुरू कर दी। उसकी सजा बढ़ा दी गई। उस रात मैंने 307 का दरवाजा खोला। कमरा बिल्कुल शांत था, नमी हट चुकी थी, चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, जैसे माया की रूह उस न्याय से मुक्त हो गई थी। यानी कहानी खत्म। पर नहीं, आज भी रात के 3 बजे अगर आप उस अस्पताल के पास से गुजरें तो आपको किसी औरत की हल्की फुसफुसाहट सुनाई दे सकती है। मैं चली तो गई हूं, पर 307 अब भी मेरा है। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल ट्विस्ट एंड स्टोरीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट में बताइए आपको किस मोड ने सबसे ज्यादा डरा दिया। अगली कहानी उसी पर बनाऊंगा। अंतिम लाइन और याद रखिए, कभी कभी जो लौटता है वह हमेशा अपना घर नहीं छोड़ता।